गुड मॉर्निंग। मैं एल.के. झा, BSSC CGL जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज के 44वें सेट के डिस्कशन के लिए मैं उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला। तो दिए गए विकल्प में भारत के दिए गए विकल्प में ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं। ये 1969 में और ये 1987 से 92 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में जानना है कि जब बीबी गिरी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे पद से त्यागपत्र दे दिए हैं, तो उस स्थिति में मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे उन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं। 1969 में ये राष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं, फिर भारत के उपराष्ट्रपति भी बने और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो 1987 से 92 तक उपराष्ट्रपति और फिर 1992 से 97 तक भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद पर रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद सीधे राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी भी निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बने। तो 1 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 61 बताता है कि राष्ट्रपति यदि अपने कार्यों का निर्वहन जो उनका दायित्व है सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उन पर महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। दोनों सदन से 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसका सूचना देना अनिवार्य होता है। अमेरिका से हमने महाभियोग की प्रक्रिया लिया है। अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। 53 आर्टिकल में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, इस बात का उल्लेख है। 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है और 13 में कि मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी यदि संसद कानून बनाती है जो भाग 3 को क्षति पहुंचाता हो तो वह शून्य होगा। तीसरा प्रश्न है, लोकसभा का उसका कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति ये मंत्रिपरिषद के सलाह से यानी PM के सलाह से करेंगे। 85 आर्टिकल इस बात को बताती है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। सत्र की शुरुआत और सत्र की समापन भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री के सिफारिश मानने के लिए मजबूर है जिनका
लोकसभा में बहुमत हो, लेकिन यदि कोई प्रधानमंत्री काम चलाओ प्रधानमंत्री हो, केयरटेकर प्रधानमंत्री हो, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो, तो उनकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है। चौथा प्रश्न है कि प्रकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल, तो प्रकलन समिति के संसद का कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष के लिए होता है। जैसा कि जानते हैं कि प्रकलन समिति लोकसभा की समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। तो प्रकलन समिति जो कार्य कुशलता और कम खर्च पर कैसे बेहतर कार्य हो, इससे संबंधित रिपोर्ट देती है। यह लोकसभा की समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा के होते हैं। यह संसद की सबसे बड़ी समिति भी होती है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं? आपका दिया गया प्रश्न है कि कौन सा राज्य है जहां लोकसभा के 2 सीट निर्वाचित होते हैं। तो आपके जो विकल्प है उसमें त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा में लोकसभा के 2 सीट हैं। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और मेघालय, यहाँ सभी में दो लोकसभा के सदस्य होते हैं। जबकि नागालैंड में 1, मिजोरम में 1 और सिक्किम में 1 ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के अधिकतम सदस्य, संसद का अधिकतम सदस्य 552 हो सकता है। सबसे अधिक लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से आते हैं। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम सभा का गठन करेगा, उसे शक्ति और अधिकार देगा, यह 40 अनुच्छेद गांधीवादी माना जाता है, गांधीवादी दर्शन है। अनुच्छेद 51 में राज्य को कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि और सहयोग का वातावरण बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि को स्वीकार करेगा, लागू करेगा। ऐसा वातावरण राज्य सरकार बनावे जो अंतर्राष्ट्रीय शांति समृद्धि में वृद्धि हो। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और 48 अनुच्छेद में कहा गया है राज्य सरकार को कि वे कृषि के विकास के लिए कार्य करें और दुधारू ऐसा पशु जो दूध देने वाली हो और जो पशु भारक हो, यानी भार ढोने वाला पशु हो, ऐसे पशु की हत्या पर रोक लगना चाहिए। तो और उसकी समृद्धि करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। गौ हत्या पर प्रतिबंध आर्टिकल 48 से रिलेटेड है। 7वां प्रश्न है कि संविधान के किसी न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय में है। यदि सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति को यह विश्वास हो कि यहाँ की जो ज़रूरत है उस कोरम को पूरा करने के लिए यह विशेष परिस्थिति है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में
अस्थायी जज की ज़रूरत है तो वे सेवानिवृत्ति है, रिटायरमेंट जज हैं अथवा जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्हें तदर्थ न्यायाधीश के रूप में ला सकते हैं। ऐसा राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से करेंगे। यह जो व्यवस्था है तदर्थ न्यायाधीश की, यह हम फ्रांस के संविधान से लिए हैं। जब तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें वे सभी वेतन भत्ते आदि सुविधा मिलती है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को मिलता है। आठवां प्रश्न है, नवयुवकों को द्वारा 18 वर्ष की आयु मतदान पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो पहली बार प्रयोग 1989 के लोकसभा चुनाव में किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मूल संविधान में मतदान देने का उम्र मतदाता को मतदान देने के लिए 21 वर्ष होना अनिवार्य था, लेकिन राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में 61 अमेंडमेंट 1989 के द्वारा 1989 में यह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति जो भारत के नागरिक हो, 18 वर्ष का उम्र पूरा करता हो, मतदाता सूची में यदि नाम हो तो वह मतदान देने के योग्य हैं। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस समिति ने राज्यसभा के प्रतिनिधि नहीं होते हैं? तो प्रकलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये प्रकलन समिति केवल लोकसभा की समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं और ये संसद की सबसे बड़ी समिति भी है जो प्रशासनिक कार्यकुशलता और मितव्ययता यानी कम पैसा पर कैसे बेहतर तकनीकी का प्रयोग कर कम समय में कार्य किया जाए, इस पर यह रिपोर्ट देती है। दस प्रश्न है, लोकसभा अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकते हैं? तो लोकसभा अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग जब दोनों टीम बराबर हो। अनुच्छेद 100 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि संसद की जो प्रक्रिया होगी कैसे चलेगी, इस बारे में अनुच्छेद 100 में कही गई है कि लोकसभा या सभापति जो है वह मत नहीं डालेंगे, लेकिन जब सदन की किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में बराबर हो जाए, टाई जिसको हम कहते हैं, तो उस स्थिति में क्रॉस वोटिंग यानी निर्णायक मत देने का अधिकार स्पीकर और सभापति को है। साधारणतः स्पीकर और सभापति मतदान में भाग नहीं लेते हैं। 11 प्रश्न है कि एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एंकाकागुआ है जो 6992 मीटर ऊंची है। यह एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एंडीज पर्वतमाला जो लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला शिखर भी है। दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है ये, और उसकी सर्वोच्च चोटी एंकाकागुआ है जो 6992 मीटर ऊंची है। ओजोस डेल सेलेडो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। चिम्पोरेजो ये इक्वाडोर में अवस्थित है। सक्रिय
ज्वालामुखी है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ये प्रबल भीति से संबंधित है। ये उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया की एक राज्य है, वहाँ ये ग्रेट बैरियर रीफ है, जो विश्व का सबसे बड़ा रीफ है, प्रवाल भीति है। ये क्षेत्र जैव विविधता के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रसिद्ध है। वायुदाब सबसे कम किस ऋतु में होता है? तो वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होगा। ग्रीष्म ऋतु का अर्थ है कि विकिरण से पृथ्वी गर्म होगा, तो गर्म होने पर ऊष्मा छोड़ेगा और यही से और ऊष्मा छोड़ेगा, जिससे वायुमंडल कम हो जाएगा। जब गर्म हवा होगी तो वह ऊपर उड़ेगी, ऊपर उठेगी, और जब हवा ऊपर जाएगी तो निस्संदेह वायुदाब कम हो जाएगा। क्योंकि जब जो चीज़ हल्की होगी वह ऊपर उठता है, सबसे ऊपर उठने का प्रयास करता है। यही स्थिति वायु पर भी लागू होता है। तो वायुदाब जो है वह शीत ऋतु में अधिक होगी, ग्रीष्म ऋतु में कम होगी। चौदह प्रश्न है, हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? यह फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, और ओस्लो ये नॉर्वे की राजधानी है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में किसको जोड़ती है? तो जोजिला दर्रा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख के कारगिल जिले में जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि लेह ये लद्दाख का राजधानी है और श्रीनगर जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला मुख्य जो सुरंग है, वह जो दर्रा है, पास है, वह जोजिला दर्रा है। ये 4 आपका दिया गया है, जिसमें झील है, ये झील है, लेक है, और ये किस राज्य में अवस्थित है? तो अष्टामुड्डी झील, अष्टामुड्डी झील, पुलिकट झील आपका जो दिया गया है, अष्टामुड्डी झील ये केरल राज्य में है। पुलिकट झील ये तमिलनाडु राज्य में है। रूपकुंडल झील, तो रूपकुंडल झील ये उत्तराखंड में है, और सूरजकुंड झील ये हरियाणा में है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अष्टामुड्डी झील जो केरल में है, पुलिकट झील तमिलनाडु में, रूपकुंडल झील
उत्तराखंड में और सूरजकुंड झील हरियाणा में है। तो इस आधार पर हम इसका मैचिंग करेंगे तो आपका बी आंसर हो जाएगा। ये भारत के 4 राज्य और उससे संबंधित झील का इसमें उल्लेख है। 17 प्रश्न है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये सतलज नदी पर बनाई गई है। इस योजना की शुरुआत जैसा कि जानते हैं 1948 में किया गया और ये 63 में बनकर तैयार हुआ। भाखड़ा नंगल परियोजना मुख्यतः सिंचाई और बिजली के लिए बनाया गया। सिंचाई और बिजली से संबंधित भाखड़ा नंगल परियोजना है। आपके ये 4 राज्य हैं, 4 नदियों का नाम है और उसको मिलाने की बात है। तो रुद्रप्रयाग कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी से मिलती है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी से मिलेगा। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी। पंचप्रयाग में एक आपका छूट रहा है और वह छूट रहा है विष्णुप्रयाग। ये विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम को कहते हैं। ये सभी उत्तराखंड में है और हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में इन्हें जाना जाता है। 19 प्रश्न है कि हिमालय की सबसे ऊंची भाग किस क्षेत्र में विद्यमान है? यानी हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग जो दिया गया है इसमें किस भाग में हो सकता है? तो नेपाल हिमालय में। ये हिमालय की 4 भौगोलिक बंटवारा है जो अलग अलग नदियों से जुड़कर बना है। ये भौगोलिक विभाजन 4 भाग में दिया गया है। जो ये सिंधु से सतलज तक, दूसरा सतलज से काली नदी तक, तीसरा काली से तीस्ता नदी तक, चौथा तीस्ता से इसको ले जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तक। ये विस्तार किया गया है। नदियों के विभाजन से हिमालय को विभाजित करने का भौगोलिक प्रयास है। इसमें नेपाल हिमालय सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, और ऐसे ही जो बड़े बड़े चोटी हैं जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी में शामिल है वह नेपाल हिमालय में ही मिलता है। नेपाल हिमालय की कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। तो नेपाल हिमालय की लगभग 800 किलोमीटर जो लंबाई है और अधिकांश ऊंची ऊंची चोटी इसी रेंज में मिलता है। प्रश्न है 20 कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? तो डेविस जल संधि जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि मानी जाती है, ये बेफिन की खाड़ी प्लस और अटलांटिका महासागर से जुड़ा हुआ है, जो
ग्रीनलैंड और कनाडा से संबंध है। जिब्राल्टर की खाड़ी भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इससे संबंधित मोरक्को और स्पेन है। यानी अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर प्लस चुकी सागर बेरिंग सागर प्लस चुकी सागर को जोड़ती है। यह अलास्का और रूस से जुड़ा हुआ है। बास्फोरस की जो खाड़ी है ये काला सागर और मारमारा सागर से जुड़ा हुआ है। जो मारमारा सागर से जुड़ा हुआ है जो टर्की देश है उससे संबंधित है। तो डेविस विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। विश्व की, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे व्यस्त नहर विश्व की कील नहर है। 21 प्रश्न है, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, वहाँ कौन सी वन पाई जाती है? तो 21 प्रश्न कि जहाँ उष्ण वर्षा वाले क्षेत्र में जहाँ भारी वर्षा होती है तो किस प्रकार के वहाँ वन पाए जाते हैं? तो सदाहरित वन। जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी वहाँ सालों भर वन हरा भरा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा के पास यानी विषुवतीय प्रदेश में इस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं जहाँ बहुत तेज धूप होती है और साहवानीय वर्षा मूसलाधार वर्षा के रूप में प्रायः प्रतिदिन होती है। इस क्षेत्र में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है और वन की सघनता भी बहुत होती है। वन की सघनता और अधिक होने के साथ यहाँ की लकड़ी इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध होता है, क्योंकि ऐसी लकड़ी का बहुत ही ज़्यादा कठोर और मजबूत होने के कारण, लंबी होने के कारण प्रयोग अधिक होती है। अमेजन वन इसी प्रकार की जहाँ अधिक वाले उष्ण क्षेत्र भारी वर्षा होती है पाया जाता है। अमेजन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो सागर। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम और दूसरा प्राकृतिक। प्राकृतिक वह इकोसिस्टम है जो मानव द्वारा निर्मित नहीं हो, जिसे ईश्वर ने बनाया हो, और दूसरा है आर्टिफिशियल जो मानव द्वारा निर्मित हो। तो इस प्रकार की जब इकोसिस्टम आपसे पूछी जाती है तो स्पष्ट हो जाता है कि समुद्र जो आपके दिए गए हैं वन पर्वत मरुस्थल, उसमें समुद्र की जो पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, जैव अजैव का संगठन है, वह सबसे अधिक अस्थायी, विस्तृत और विशाल है। प्रश्न आपका 23 है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो विश्व में सबसे अधिक लवणता बान सागर को पाया जाएगा और ये 330 प्रतिशतता है। 330 प्रतिशतता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मृत सागर का 238 प्रतिशतता है
तो मृत सागर सबसे अधिक सल्टी सागर है, और बान झील जो तुर्की में है वह सबसे अधिक लवणता वाला झील है। तो सबसे अधिक लवणता बान सागर तुर्की में जो है वहाँ पाई जाती है। लवणता का कारण है कि नदी आदि द्वारा जो वहाँ जमा पानी होती है उसके साथ बहुत सारे लवण आदि पदार्थ लाई जाती है, और जब उसका बहाव नहीं हो पाता है तो स्वाभाविक है कि उसकी नमकीन, उसकी लवणता बढ़ जाती है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य, तो ये भारत का सबसे राष्ट्रीय अभयारण्य जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य है। 1936 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय जो है पार्क का दर्जा दिया गया। जिम कॉर्बेट भारत के बहुत बड़े पर्यावरणविद, जीव जंतु के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, जिनके नाम पर हेली पार्क का नाम जिम कॉर्बेट पार्क रखा गया। यह उत्तराखंड में है। यह भारत का पहला नेशनल पार्क जो 1936 में घोषित किया गया। 25 प्रश्न है कि धुएं से आंखों का जलन पैदा करने वाला होता है, तो धुएं से आंखों को जलन पैदा करने में हम जो विकल्प है उसमें सबसे नियरेस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड कहेंगे, N2O। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो आंसू गैस छोड़ा जाता है, जो भीड़ को तितिर बितिर के लिए किया जाता है, उसमें इसका प्रयोग होता है। हालांकि पर ऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट में भी इस तरह का अंश होता है, लेकिन अधिक जो नियरेस्ट आंसर होगा वह नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। 26 प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया? तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। 1867-68 में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताए, जबकि 1870 में ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय 420 रुपये थे। तो ये आप देख सकते हैं कि भारत में 1867-68 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति हैं जो साल में कमाते हैं, और ब्रिटेन में 420 रुपये। दादा भाई नौरोजी वस्तुतः हुए फिजिक्स और गणित के प्रोफेसर थे एलिफिस्टन कॉलेज में, और कपास के व्यापारी भी राष्ट्रीय आंदोलन के पुरोधर रहे। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय आंकलन किया, इसलिए आधुनिक भारत में अर्थशास्त्र के इन्हें जनक माना जाता है। इन्होंने धन निकासी यानी भारत से धन शोषण कर अंग्रेज ले जा रहे हैं, इसको सैद्धांतिक रूप देने वाले भी ये प्रथम व्यक्ति हैं। वैज्ञानिक रूप से प्रति व्यक्ति आय का आंकलन करने वाला जो है आगे चलकर BKRB राव द्वारा किया गया। भारत में तृतीय क्षेत्र में शामिल है, तो तृतीय क्षेत्र व्यापार और परिवहन, वित्त और वास्तविक संपदा। तृतीय क्षेत्र जो आपका दिया गया है उसमें 1 और 2 होगा शामिल। तीसरा जो वणिक मत्स्य है ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को सुविधा के दृष्टि से, संसाधन के दृष्टि से 3 भाग में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, बनन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग, और तृतीय क्षेत्र में सेवा सेक्टर आती है। अट्ठाईस प्रश्न है, भारत का योजना आयोग था
यानी 28 प्रश्न है कि योजना आयोग किस प्रकार की संस्थान थी। तो एक सलाहकार संस्थान थी। 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई के प्रस्ताव पर बनाया गया। जैसा कि जानते हैं केसी नियोगी के अध्यक्षता में जो एक परामर्शदात्री बोर्ड बनाया गया था, उसने इस तरह की एक संस्थान की स्थापना की पहल की थी। यह संस्था काफ़ी प्रभावशाली रहा और 2015 से पूर्व यानी 65 वर्षों तक भारतीय आर्थिक विकास के इंजन के रूप में काम किया। 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। बैंक दर ब्याज की कौन सा दर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को बिलों की पुनः कटौती पर जो लेती है ब्याज, उसे हम ब्याज दर कहते हैं। ब्याज दर इस प्रकार समझें कि वाणिज्यिक बैंक यानी व्यावसायिक बैंकों को जिस दर पर आरबीआई ऋण देती है वह ब्याज दर कहलाती है। आरबीआई बैंकों का बैंकर है, भारत सरकार का बैंकर है, जनसाधारण का बैंक आरबीआई नहीं है। तो बैंक दर समय समय पर आरबीआई द्वारा जो मौद्रिक नीति जारी किया जाता है उसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है कि बैंक दर क्या हो, एसएलआर क्या हो, सीआरआर क्या हो, रेपो दर क्या हो, रिवर्स रेपो दर क्या हो, प्राइम रेट क्या हो। 30वां प्रश्न है भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो क्रिसल, केयर, इक्रा ये सभी भारत के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो विकास दर, जीडीपी में कितना विकास हुआ, किस क्षेत्र में कितना विकास दर्ज किया गया, उस क्षेत्र की वित्तीय स्थिति क्या है, उस क्षेत्र की विकास गति क्या है, उस क्षेत्र की भविष्य में क्या क्या संभावना बन रही है, इन सब बातों का यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आंकलन करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन सब बातों को आंकलन करती है। इकतीस प्रश्न है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में। मेहरगढ़ जो दक्षिणी बालूचिस्तान में है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम स्थल है जहां कृषि के साथ साथ पशुपालन की शुरुआत हुई। जैसा कि आप जानते हैं 6ठी-7वीं सहस्त्र शताब्दी यानी 6000-7000 बीसी पूर्व इसका समय माना जाता है और यह भारत में नवपाषाण काल की प्रारंभ होने की दशा की एक आभास है, एक आहट है। तो मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में पहला स्थान है जहां कृषि के साथ साथ पशुपालन का साक्ष्य मिला है। धोलावीरा जो गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यहाँ की जल प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालीबंगा भी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण भी यहाँ से मिला है और हड़प्पा काल का भी। किले गुलमोहर ये भी हड़प्पा काल के महत्वपूर्ण बस्ती थी।
32 प्रश्न है कि धोलावीरा किस राज्य में अवस्थित है? तो धोलावीरा गुजरात राज्य में अवस्थित है। ये खंडीर द्वीप पर अवस्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी द्वारा किया गया और उत्खनन RS बिष्ट के द्वारा। यहाँ का जल प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र यह जगह है जो त्रिस्तरीय दीवार से घिरा है। इसे यूनेस्को के विश्व अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये धोलावीरा, जो शहरों की सूची में इसे शामिल किया गया है और ये गुजरात राज्य में अवस्थित है, जिसकी प्रारंभिक खोज 1967-68 में जेपी जोशी द्वारा किया गया और इसका उत्खनन कार्य अधिक RS बिष्ट द्वारा 1990-92 के बीच किया गया। 33 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी तट पर स्थित? तो ये बोध गया। निरंजना नदी फल्गु नदी का पुराना नाम है। बोध गया जहाँ महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष, बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ और ये निरंजना नदी तट पर फल्गु अवस्थित है। कुशीनार जहाँ बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण हुआ। लुबनी में जन्म था। ऋषिपट्टनम ये बनारस सारनाथ में है जहाँ बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिए थे। 34 प्रश्न है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो नागार्जुन ने। नागार्जुन ये कनिष्क के काल से संबंधित है। ये बहुत बड़े विद्वान थे, दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे। रसायन शास्त्र, धातु विज्ञान में इनकी बड़ी पहुंच थी। माध्यमिका सूत्र में इन्होंने रिलेटिविटी सिद्धांत दिया, जिस कारण इन्हें नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये शून्यवाद के जनक हैं, कनिष्क के दरबारी थे। नागसेन ये मिलिंद पहनो पुस्तक की रचना किया। आनंद ये बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य और अशुघोष कनिष्क के दरबार में रहने वाला प्रसिद्ध विद्वान जो पाटलिपुत्र के मुक्त थे। 35 प्रश्न के कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। श्रीलंका से अशोक का बहुत ही बेहतर संबंध रहा। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। श्रीलंका के राजा बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भी अपने नाम के साथ देव नाम पियदसी लगा लिया, जो नाम अशोक की उपाधि है। अशोक भारत के सबसे बड़े शासक हुए। आज के संदर्भ में भारत के संदर्भ में 160% क्षेत्र पर अशोक का शासन था। अशोक भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर शासन करने वाला शासक था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया, कृष्ण प्रथम के द्वारा। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। जैसा कि आप जानते हैं कि एलोरा की कैलाश मंदिर जो भारत की सबसे बड़ी गुफा मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने कराया, जो शिव से संबंधित मंदिर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में अवस्थित है। 37 प्रश्न है बांडीवासा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो बांडीवासा का युद्ध
बंदीवासा के युद्ध फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच हुआ। ये 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ, जिसमें काउंट डी लाली को आयरकुट पराजित किया। बंदीवासा का युद्ध, जो तृतीय कर्नाटका युद्ध की बड़ी ही निर्णायक युद्ध थी, जिस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली को ब्रिटिश सेनापति सर आयरकुट ने पराजित कर दिया। यह युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी का राज स्थापित करने का सपना समाप्त हो गया। 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटका युद्ध की समापन और फ्रांसीसियों का भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करने की नीति को त्याग करना पड़ गया। यानी पेरिस की संधि द्वारा फ्रांसीसियों को भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप से बाहर कर दिया गया। 38 प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ये ग्वालियर में है। जैसा कि आप जानते हैं कि झांसी की रानी, जो झांसी के महाराजा गंगाधर राव की पत्नी थी, और गंगाधर राव के बाद एक दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लेकर शासक उसे घोषित किया, लेकिन डलहौजी की नीति के कारण 1853 में झांसी छीन लिया गया। यही कारण है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सबसे बड़ी मर्दांगनी के रूप में, यानी महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ इन्होंने शूरवीरता की परिचय की। जैसा कि हयोरोज ने इनके मृत्यु पर लिखी है कि सोई हुई महिला 1857 की विद्रोह की एकमात्र मर्दांगनी थी। तो 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास युद्ध करते हुए कपली में इनकी मृत्यु हो गई। 39 प्रश्न है कि किस आंदोलन में गांधी संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन में गांधी संबंधित नहीं है। 1905 से 8 के बीच ये आंदोलन हुआ और गांधी जी भारत 1915 में आए। तो स्पष्ट है, स्वदेशी आंदोलन जो ऑल इंडिया लेवल का भारत में पहला आंदोलन है, जो बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ, इसमें गांधी जी शामिल नहीं थे। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बीच हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942-44 में, सब में गांधी जी शामिल थे। 40 प्रश्न है, कौन सी तिथि चोरी चोरा हत्याकांड के वास्तविक तिथि है? तो वास्तविक तिथि 5 फरवरी 1922 को है, जिस दिन 22 पुलिस कर्मी की आग लगाकर हत्या कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने बड़ी ही व्यवस्थित संगठित आंदोलन शुरू किए हैं, जो रचनात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की प्रवृत्ति से लैस था। सकारात्मक पक्ष भारतीयों को हर स्तर पर सशक्त बनाने से, नकारात्मक पक्ष ब्रिटिश को हर स्तर पर असहयोग देने से संबंधित था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दौरान 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा पुलिस स्टेशन पर उग्र आंदोलनकारियों ने आग लगाकर 22 पुलिसकर्मी, जिसमें एक एसआई भी था, हत्या कर दिया। गांधी जी उस समय बारदौली में थे और गांधी जी ने 12 फरवरी
1922 को आंदोलन को वापस ले लिया। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल सर्वप्रथम, आपका प्रश्न है 41 कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में कब पहली बार शामिल हुआ, तो भारत 1934 में राष्ट्रमंडल खेल में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभ, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन में आयोजित हुआ था और भारत 1934 से राष्ट्रमंडल खेल में खेलते आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में बर्मिंघम में हुआ है, जिसमें भारत ने चौथा स्थान लाया है। भारत ने चौथा स्थान लाया है और ये 4 वर्षों पर होती है। 2026 में फिर ये खेल ऑस्ट्रेलिया में होगी। बयालीस प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है किनके जन्मदिन पर, तो मेजर ध्यानचंद के जो जादूगर हॉकी के कहलाते हैं, इनके जन्मदिन पर इनका 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में जन्म हुआ था। इलाहाबाद प्रयागराज में इनका जन्म मेजर ध्यानचंद का हुआ था, जिनके जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी खेल है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। सीके नायडू भारत के प्रथम कप्तान के रूप में जाने जाते हैं। दिलीप वेंगसरकर भी भारत के प्रसिद्ध टेस्ट खिलाड़ी रहे। तैंतालीस प्रश्न है, द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो द ओडेसिटी ऑफ होप नाम के पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। बराक ओबामा की यह पुस्तक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला अमेरिका के ये अश्वेत राष्ट्रपति भी थे। विक्रम सेठ का द लाइव्स इनकी पुस्तक है। सलमान रुश्दी की बहुत सारी पुस्तक है। मिडनाइट चिल्ड्रन भी इनकी पुस्तक है। नयनतारा सहगल की पुस्तक भी कई पुस्तक है, जिसमें प्रसिद्ध पुस्तक में स्टॉर्म इन चंडीगढ़, रीच लाइफ अस, स्टॉर्म इन चंडीगढ़ जैसे पुस्तक नयनतारा सहगल का है। 44 प्रश्न है कि ताशकंद निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इसकी राजधानी नूर सुल्तान है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत है और तजाकिस्तान की राजधानी दुशमने है। ये अस्थाना की राजधानी नूर सुल्तान कर दिया गया है। अस्थाना इसका नाम था पहले, अब नूर सुल्तान कर दिया गया है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। चौवन प्रश्न है, सुमेलित करना है। ये 4 ट्रॉफी दिया गया है और उसके खेलों से संबंधित है। तो वर्धमान ट्रॉफी खेल का संबंध हम वेट लिफ्टिंग से देंगे। शीश महल ट्रॉफी, ये शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेहरू कप का संबंध फुटबॉल से है और राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध वेट लिफ्टिंग से, शीश महल ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, नेहरू कप का संबंध फुटबॉल से और राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। छियालीस प्रश्न है कि कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो
देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड पहला राज्य है जो इसको लागू करने वाला बन गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में यह लागू करने के लिए उत्तराखंड में 1 मई 2020 1 मई 2022 को धन सिंह रावत ने, जो शिक्षा मंत्री है उत्तराखंड का, नई शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंगन समिति के रिपोर्ट पर लाया गया है। इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि जो बदलती परिवेश वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर है, उसके आधार पर भारत की शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन की जाए ताकि हम उस विश्व स्तर पर अपनी बेहतर पहचान बनाएं। तो शिक्षा नीति पहली बार 1968 ईस्वी में भारत में लाई गई थी और यह शिक्षा नीति जो है 2020 में लाई गई है। 47 प्रश्न है कि कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ है? यह यूक्रेन देश। जैसा कि आप जानते हैं कि तत्काल यूक्रेन देश से बड़ी ही ज़्यादा जटिल संबंध हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबी अवधि से संघर्ष जारी है। ये जुलाई 2022 में नाटो की तकनीकी कार्यक्रम में शामिल हुआ है। नाटो में 30 सदस्य देश है और जैसा कि आप जानते हैं कि नाटो जो एक सैन्य संगठन है, सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से बना हुआ संगठन है। 48 है, चीन किस देश के बीच सी गार्डियन 2 अभ्यास किया है? तो चीन यह गार्डियन अभ्यास पाकिस्तान के साथ किया है और यह अभ्यास जुलाई 2022 में शंघाई में आयोजित हुआ है। 2022 में यह आयोजन शंघाई में हुआ है। 49 प्रश्न है। 49 प्रश्न है, कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन होगा? तो भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में होगा और यह आयोजन जो है 28 जनवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक होगा। तो यह लगभग एक माह यह आयोजन चलेगी। यह दिल्ली में आयोजित होगी और यह विश्व की सबसे बड़ी शॉपिंग फेस्टिवल, जिसमें व्यापार को बढ़ावा देने वाला फेस्टिवल यह है। आपका 50वां प्रश्न है, भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजन कहाँ किया गया? तो यह प्रथम सम्मेलन प्रश्न है कि प्रथम पशु स्वास्थ्य सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजन किया गया? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 जुलाई 2022 को केंद्रीय मत्स्य पशु डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका उद्घाटन किया। तो भारत के जो ये आपके भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में 9 जुलाई 2022 को केंद्रीय मत्स्य पशु और डेयरी मंत्री जो पुरुषोत्तम रूपाला है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। धन्यवाद।